हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग रीति में। मैं हूं प्रियंका और आज का टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप दिखते हैं। तो इनका मतलब क्या है? ये जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कठोर तथा दृढ़, कुछ तरल कुछ गैसीय, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये डिसाइड होता है उनके विभिन्न गुणों के बेसिस पे डिसाइड होता है कि हाँ, ये कठोर तथा दृढ़ दिख रहा है, ये मतलब हार्ड है, ये इसकी कुछ अपना आकार है, निश्चित आयतन है, तो इसको हम कह देंगे ये कठोर पदार्थ है। या फिर अगर पानी है, जल पानी है, दूध है, तो ये क्या एक तरल पदार्थ के रूप में, तो इसको कह दिया कि ये द्रव है। तो ये उनके डिफरेंट गुण होते हैं जिसके बेसिस पे कहते हैं कि ये ठोस पदार्थ है, ये द्रव पदार्थ है और ये गैस पदार्थ है। तो यहाँ पे हम इनकी तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव तथा गैस। तो अगर हम बात करें पदार्थ की अवस्थाओं की, तो बेसिकली पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। 2 अवस्थाएं और साइंटिस्ट ने सर्च किए थे, तो टोटल मिला के 5 अवस्थाएं थी। तो जिसमें था, पहली थी ठोस, द्रव, गैस, और जो 2 और अवस्थाएं हैं वो हैं, तो चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसे हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले ठोस अवस्था। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 3 फिगर दिख रहे हैं, तो पेन, बुक और निडल दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो अपीयरेंस है, जो भौतिक गुण होता है बेसिकली पदार्थों के, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये पदार्थ हमारा ठोस पदार्थ है। तो अगर हम देखें, यहाँ पे पेन लिया, यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए एक प्रैक्टिकल वे में अगर देखें कि आप पेन को एक कागज पे रख दीजिए और फिर एक पेन लेके ड्रॉ कीजिए उसके आउटर एरिया को। वैसे ही बुक के साथ करते हैं, जितने स्पेस में रखी हुई है उसके आउटर एरिया को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो क्या ड्रॉ हो गया? तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमने ये पेंसिल घुमाकर इनको चारों ओर से ड्रॉ कर दिया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इनका एक निश्चित आकार है, ठीक है। तो कोई भी अगर पदार्थ, उसको अगर हथौड़े से हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो या तो वो दब जाएगा, या तो वो टूट जाएगा, या तो थोड़ा सा वो क्रैक हो जाएगा। लेकिन उसको हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि बुक को हम पेन में मिक्स कर दें तो वो मिक्स हो जाएगा, नहीं मिक्स होगा, बस वो आसपास आ जाएगा उसका, लेकिन आपस में मिक्स नहीं होगा कोई 2 ठोस पदार्थ की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, जब हमने ड्रॉ किया कि इसका एक निश्चित आकार है, इसको हमने तोड़ने की और ब्रेक करने की कोशिश की तो एक इसका निश्चित आयतन है। तो इसका मतलब कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है और इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। हमने पेन से ड्रॉ किया, फिर हथौड़े से उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, और हमने जो 2 पदार्थ थे ठोस उनको एक साथ मिक्स करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, तीनों नहीं हुआ। जब हमने लाइन ड्रॉ किया तो उससे हमें पता चला कि जो ठोस पदार्थ है उसका एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं। फिर हमने उसको हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, उसको ब्रेक करने की कोशिश की, तो उससे हमें क्या पता चला कि उसका एक स्थिर आयतन है। और फिर जब इन दोनों को हमने मिक्स करने की कोशिश की, पेन को और बुक को, या फिर पेन को या निडल को ऐसे मिक्स करने की कोशिश की, तो वो मिक्स नहीं हुआ, वो अपने अपने शेप में बना रहा। तो इससे हमें पता चला कि जो 2 ठोस पदार्थ हैं इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इनके गतिज ऊर्जा के सिद्धांत के आधार पर इनके कुछ गुणधर्म देखते हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है आकार। तो आकार की बात करें अगर, तो जो ठोस अवस्था होते हैं उसमें जो अणु होते हैं, कि ये आपका एक, मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, ओके, ठीक है। मान लिया कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर ये छोटे छोटे उसके अणु हैं। तो ये क्या है? ये जो लकड़ी के टुकड़े का अगर हम एक एग्जांपल ले तो लकड़ी का टुकड़ा क्या एक ठोस पदार्थ है, उसके अंदर जो कण है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, दिख रहा है अगर आपने। और हमें यह भी पता है कि जो पदार्थ के अंदर अणु होते हैं उनके अंदर एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से हर एक अणु जो है वो आपस में बंधे रहते हैं। तो इसीलिए जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार निश्चित होता है।
नेक्स्ट है आयतन। तो अगर आयतन की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने पहले ही देखा कि हमने क्या किया कि जो हमारा ठोस पदार्थ था उसको हमने प्रेशर डाल के हथौड़े से तोड़ने की कोशिश किया। तो क्या हुआ कि वो क्या टूटा? नहीं टूटा। अगर एक लिमिट तक हम उस पर प्रेशर डालेंगे तो टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि हमें पता है कि जो ठोस पदार्थ हैं उनके अंदर, उनके अणुओं के अंदर जो आकर्षण बल कार्य करता है वो प्रबल होता है और अणुओं की जो स्थितियां हैं वो निश्चित होती हैं। मतलब कि जैसे वो अगर इस सीक्वेंस में हैं तो वो इसी सीक्वेंस में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे हैं तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, नहीं, वो जिस सीक्वेंस में लगे हुए हैं वो उसी सीक्वेंस में ही उनकी स्थितियां निश्चित होती हैं और इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। इसीलिए जब हम उन पर प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है कि उनको कहीं भी मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो उनका शेप है वो शेप एज इट इज बना रहता है, उनके शेप में चेंजेस नहीं आते, उनके आयतन में चेंजेस नहीं आता है। या तो वो टूट जाएगा लेकिन उनके शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या थोड़ा बहुत वो दबेगा। लेकिन हाँ, अगर हम गर्म करते हैं तो ठोस पदार्थों में थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो ये था हमारा आयतन। नेक्स्ट है आकर्षण बल। तो ये तो हम तब से बात कर रहे हैं, हमने पहले भी कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि जो भी पदार्थ होते हैं उसमें एक आकर्षण, उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। ठोस की अगर बात करें तो ठोसों में जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है। क्यों प्रबल होता है? क्योंकि अभी हम तब से बात कर रहे हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अणु क्या होते हैं, वो बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। जो पारस्परिक आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है। और एक चीज, अंतराण्विक स्थान जो होता है, उनके बीच जो अणुओं के बीच जो अंतराण्विक स्थान होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और उनके बीच में वो अपने अणुओं को एकदम कॉम्पैक्ट वे में एकदम बांधे रहते हैं। तो इसीलिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो आकर्षण बल होता है वो अधिक कार्य करता है। नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व की बात करें तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अणु अत्यधिक निकट होते हैं। अत्यधिक निकट होने के कारण उनके बीच आकर्षण बल अधिक कार्य करता है और जो उनका घनत्व होता है वो घनत्व अधिक होता है। इसी कारण जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं वो कठोर तथा दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट है समाकृतिकता। तो अभी हम तब से बात कर रहे थे कि ठोस पदार्थों की जिनके स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं उन पे प्रेशर लगाएं तो उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ हैं जिनका शेप बिल्कुल एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है। तो जो ठोस के जो अणु होते हैं वो हमें पता ही है कि वो एक सीक्वेंस में प्रायः सुव्यवस्थित होते हैं। तो जो सुव्यवस्थित होने के कारण क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी आकृति एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। ठीक है, निश्चित ज्यामितीय आकृति का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए पेंसिल है, तो ये पेंसिल आपको कैसे दिख रही है? एक स्ट्रेट बोलेंगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिख रही है। कह रहे हैं कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही रहेगी। तो उसी को कह रहे हैं कि वो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती। तो ऐसे पदार्थ जिनकी ठोसों की आकृति की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है उनको हम कहते हैं समाकृतिक कहते हैं, और उनके इस गुण को समाकृतिकता कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, सिर्फ ठोस अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। ठीक है, और जिनके निश्चित ज्यामितीय आकृति तो उनको क्रिस्टलीय कहते हैं, क्रिस्टलाइन। स्पॉन्जी का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसको क्या होता है, वो एक ठोस पदार्थ है, उसको जब हम ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है, उसका शेप बदल जाता है, वो एकदम से कुड़ के थोड़ा सा हो जाता है और फिर जैसे ही छोड़ते हैं वो फिर से अपने पुराने शेप में आ जाता है। तो ऐसे ठोस पदार्थ अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। और रबर बैंड का भी एग्जांपल लें तो रबर बैंड क्या है, वो हमारे एक अक्रिस्टलीय कहलाते हैं, क्योंकि पहले वो क्या होता है कि उसका एक शेप होता है, लेकिन जैसे ही हम उस पर बल लगाते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है और वो खिंच जाता है, और उसके बाद वो खिंच जाता है लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं फिर से अपने शेप में आ जाता है। ये थे हमारे ठोस पदार्थों का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, आकार, आयतन, आकर्षण बल, घनत्व, समाकृतिकता। ये क्या है, ये पांचों जो है वो ठोस पदार्थ के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अब हम बात करेंगे द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था में यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये देखिए समुद्र का पानी, तेल, जूस, दूध। तो ये क्या है, ये सब हमारे लिक्विड स्टेट में है, तो ये क्या है, द्रव अवस्था के एग्जाम्पल है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे देखते हैं कि द्रव अवस्था के बेसिकली क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट शेप के, विभिन्न आकार के हम बर्तन लेते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, और इन सब पे 50 ml मार्क बना देते हैं।
ठीक है, 50 ml पे हमने निशान लगा दिया। अब हम क्या करते हैं कि द्रव लेते हैं। द्रव में जैसे मान लिया हमने दूध लिया और दूध हमने नाप के 50 ml लिया, इसमें हमने डाला दूध को, 50 ml दूध लिया हमने, 50 ml दूध हमने जब इसमें डाला तो क्या हुआ, उसने इसका शेप ले लिया और यहाँ तक दूध आपका फिल हो गया। फिर हमने 50 ml दूध लिया और नाप के यहाँ पे डाला, अब क्या होगा, ये 50 ml दूध इसमें आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने हर बार 50 ml दूध नापा और इसमें हमने ऐड कर दिया। तो जो भी हमने बर्तन, जिस शेप का बर्तन लिया था, कि जब भी हम उसमें द्रव को डालते थे वो उस बर्तन में डालने पे वो उस बर्तन का आकार ले लेता था। जब भी जैसे हमने यहाँ पे 50 ml हमने नाप कर विभिन्न बर्तनों में डाला और डालने पे हमने क्या देखा कि सभी आकार के बर्तन में हमने 50 ml जो है एक लिमिट लगा दिया कि यहाँ तक 50 ml आएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि हर एक का जो ऊंचाई है वो सेम है? नहीं, यहाँ पे 50 ml यहीं तक हो जा रहा है, यहाँ पे 50 ml यहाँ तक हो रहा है, यहाँ पे 50 ml यहाँ तक, यहाँ पे 50 ml यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जब हम दूध डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो जिस भी बर्तन में डाल रहे हैं वो उसी बर्तन का शेप ले ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हमें पता चला, मतलब जो द्रव्य है वो क्या होता है, उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि जो इसका आकार होता है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि हमने जब इसमें डाला तो उसने इसका ले लिया शेप, इसमें डाला तो उसने इसका शेप ले लिया, यहाँ पे डाला तो इसका शेप ले लिया और इसको फैला के डाला, मतलब इस फैले हुए बर्तन में डाला तो उसका शेप ले लिया। तो इसका मतलब इससे पता चला कि इसका कोई आकार नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है। और अगर हम उसको ऐसे फर्श पे डालेंगे तो वो फर्श पे फैलता हुआ चला जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या था कि जो आयतन था, 50 ml लिया दूध हमने, 50 ml हमने उसको इसमें डाला, तो जो आयतन था उसका, वो आयतन उसका निश्चित था, क्योंकि उसकी जो 50 ml हमने डाला तो जिस बर्तन में डाला वो उसी बर्तन में बना रहा, एक 50 ml ऊंचाई तक बना रहा। ऐसा नहीं है कि हमने उसको इसमें डाला तो वो पूरे में फैल गया, नहीं, वो 50 ml जो मार्क था उस मार्क तक ही बना हुआ, उससे ऊपर नहीं गया, जितना उसका मार्क था वहीं तक गया। तो इसका मतलब जो उसका आयतन था वो आयतन उसका निश्चित होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चल गया आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे द्रव पदार्थ के गुणधर्म के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आकार की। तो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके आकार अनिश्चित होते हैं। तो अनिश्चित क्यों होते हैं, हमने ये पढ़ा था कि जो भी पदार्थ होता है उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वो आकर्षण बल जो है वो ठोस पदार्थों के आकर्षण बल से कम होता है। इसीलिए जो उनके अणु होते हैं वो इधर उधर गति करने के लिए ज़्यादा फ्री होते हैं इन कंपैरिजन टू ठोस पदार्थ। जब वो गति करने के लिए ज़्यादा फ्री होते हैं तो इसीलिए वो इधर उधर बहते रहते हैं, और इसीलिए जो ठोस पदार्थ, जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन की बात करें, जो द्रव पदार्थ होते हैं वो सीमा के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक गति करते रहते हैं, लेकिन जो उनकी ऊपरी सतह होती है, जो ऊपरी पृष्ठ होती है, वो अपनी पूरी सीमा में जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके जो अणु होते हैं वो अपनी सीमा के अंदर गति करते रहते हैं, लेकिन जब वो ऊपरी पृष्ठ पे पहुंचते हैं वो अपनी ऊपरी पृष्ठ को छोड़ के बाहर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर जो अणु होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल कार्य करता है, जिसकी वजह से वो ऊपरी लेयर वाले अणुओं को बाहर लेयर छोड़ के जाने, ऊपरी पृष्ठ को छोड़ के जाने नहीं देते हैं और आकर्षित किए रहते हैं और उनको बांधे रहते हैं, जिससे कि जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनके अणु अपने जो सीमा होती है उस सीमा के बाहर वो नहीं जा पाते और वो उसी सीमा में ही स्वतंत्रतापूर्वक गति करते रहते हैं। इसीलिए जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे तरलता की। द्रव अणुओं की गतिशीलता के कारण ही तरल होते हैं। किसी द्रव की तरलता उसके अणुओं के संसंजक बल पर निर्भर करती है। द्रव पदार्थ जो होते हैं उनके अणु जो है वो ज़्यादा स्पीड से गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनके जो अणु हैं वो इधर उधर स्वतंत्रतापूर्वक गति करते रहते हैं। और इसी जो ये गतिशीलता होती है कि जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी है, तो इसके क्या है, ये पानी हमें एक लिक्विड स्टेट में दिख रहा है, तो इनके बीच जो अणु हैं वो इधर उधर
गति करते रहते हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाते हैं, गति करते रहते हैं, तो इनके बीच क्या है, एक बल कार्य करता है। और ये जो अणु है वो जो इधर उधर गतिशील हैं, इसी की वजह से ये तरल होते हैं। और जो किसी भी द्रव की जो तरलता होती है वो उसके अणुओं के ससंजक बल पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो द्रव पदार्थ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सांद्र द्रव और तनु द्रव। जो सांद्र द्रव है उसका एग्जाम्पल है मधु, और तनु द्रव का एग्जाम्पल मान लिया दूध है। इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे ये बात करें ना, अणुओं के ससंजक बल पर निर्भर करती है उनकी तरलता। जैसे आप मधु होता है, अगर मधु को हम ऐसे पानी में, मधु को अगर ऐसे हम फर्श पे बहाएं, ऐसे डालें 1 चम्मच मधु और 1 चम्मच हम अगर दूध डालें तो क्या होगा, दूध ज़्यादा स्पीड से फ्लो कर जाएगा, लेकिन जो मधु है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जो हनी है उसके जो अणु हैं उनके बीच जो ससंजक बल जो है वो अधिक कार्य करता है दूध के बीच में, जो अणुओं के बीच में जो ससंजक बल कार्य करता है उससे। इसमें ससंजक बल ज़्यादा कार्य करता है, इसमें ससंजक बल कम कार्य करता है, इसीलिए ये कम फ्लो ही होता है और इसमें तरलता कम होती है और इसमें तरलता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा द्रवों के गुणधर्म, 3 गुणधर्म, आकार, आयतन और तरलता। एक और चीज़ पढ़ेंगे, विशरण। तो देखते हैं विशरण, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल लेती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, पानी लिया, अब यहाँ पे हम ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पे ठोस में हमने ऐड किया मान लिया चीनी, द्रव में हमने ऐड किया लाल रंग, गैस में ऑक्सीजन। तो हम क्या देखते हैं कि ये ठोस पदार्थ है, चीनी एक ठोस पदार्थ है और ये क्या है, द्रव। ओके, तो जब हम चीनी को पानी में ऐड करते हैं तो क्या होगा, चीनी पूरी प्रॉपरली पानी में मिक्स हो जाएगी। तो मतलब कि ठोस द्रव का हम यहाँ पे देख रहे हैं विशरण, ठोस का द्रव में विशरण पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया लाल रंग। लाल रंग को अगर हम पानी में ऐड करेंगे, पानी क्या है, द्रव है, तो क्या होगा, लाल रंग जो है वो पूरा पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और पानी का कलर जो है वो लाल हो जाएगा। तो द्रव का द्रव में विशरण संभव है। वैसे ही ऑक्सीजन, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पानी होता है, नदी का पानी, तो जो मछली है वो सांस लेती है, तो क्यों लेती है, क्योंकि और हर किसी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग तो बाहर ऐसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन मछली कैसे जिंदा रहती है, क्योंकि जो पानी होता है, पानी में ऑक्सीजन मिक्स होता है। तो इसका मतलब द्रव और गैस का मिश्रण पॉसिबल है, क्योंकि जो पानी होता है, पानी में ऑक्सीजन मिक्स है, इसीलिए जो मछली है वो सांस लेने के लिए एबल होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ठोस का द्रव में मिश्रण हो गया, द्रव का द्रव में मिश्रण हो गया और द्रव का गैस में मिश्रण हो गया। मतलब कि जो द्रव पदार्थ होते हैं उसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने देखी 3 कैरेक्टरिस्टिक, आकार, आयतन, तरलता, और जो मिश्रण है ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, ये तीनों भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैस अवस्था। गैस अवस्था के लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसमें यहाँ पे क्या किया, हमने 3 सिरिंज लिया और जिनको यहाँ से ऐसे बंद कर दिया। एक में है हवा, एक में भरा पानी और एक में भरा चॉक, और ये सिरिंज लिया है 100 ml की। तो 3, एक में हवा, एक में पानी, एक में चॉक ले लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे आसानी से कौन सा प्रेस हो जाएगा, गैस भरी हुई है, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे वो तुरंत प्रेस हो जाएगा। मतलब कंप्रेशन जो है वो हवा में, गैस में आसानी से हो जाता है। जब आप पानी में करेंगे और जब चॉक में करेंगे, उन दोनों के कंपैरिजन में हवा में जो कंप्रेशन है वो ईजिली हो जाएगा, हवा में जो संपीड़ितता है वो ईजिली हो जाएगा। पानी में उससे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, कंप्रेशन ज़्यादा लगेगा
और चौक में सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि गैस की जो संपीड्यता होती है वो सबसे अधिक होती है। और हमने क्या देखा कि हमने जब गैस भरा, यहाँ पे ये 100 ml था गैस, यहाँ पे हवा क्या था, हवा हमने ऐसे भरी, तो उसने क्या हुआ कि पूरे के पूरे जो ये सिरिंज थी, जितनी बड़ी सिरिंज थी उस सिरिंज का पूरा वो आकार ले लेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो गैस पदार्थ होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था कि डिफरेंट शेप के हमने बर्तन लिए थे और फिर उसमें हमने द्रव्य भरा था, वही अगर सेम एग्जाम्पल हम गैस के लिए लेंगे तो हम अगर मान लीजिए एक सेम क्वांटिटी की अगर हम गैस को हम भर रहे हैं तो वो जिस भी बर्तन में रखी जाएगी वो उसी बर्तन का पूरा शेप ले लेगी और वो बर्तन को पूरा फिल कर देगी। तो इससे पता चलता है कि गैस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। और यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल देखा कि एक सिरिंज में पानी था, एक सिरिंज में हवा था और एक सिरिंज में चॉक था, तो कौन सी ईजिली कंप्रेस हो जाती है, मतलब किसमें संपीड्यता आसानी से किया जा सकता है, तो गैसों में संपीड्यता आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस पदार्थों की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है आकार। तो हमें पता है कि जो पदार्थ होते हैं उनके अणु जो हैं वो गतिशील होते हैं, तो वैसे ही जो गैस पदार्थ होते हैं उनके अणु भी गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन जो उनके अणुओं की जो गति होती है वो गति ठोस पदार्थों, द्रव पदार्थों से बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, इसीलिए उनका कोई आकार नहीं होता है। क्योंकि हमें पता है कि गैसों का कोई आकार नहीं होता, वो जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी बर्तन का शेप ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही रैंडमली वे में इधर उधर गति करते रहते हैं, इसीलिए उनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। आयतन की भी सेम वही बात करें कि जो गैस पदार्थ होते हैं उनके अणु जो होते हैं वो एकदम स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहते हैं और बहुत तीव्र वेग से गति करते रहते हैं, जिसके कारण अगर मान लीजिए हमने इस बर्तन में गैस को रखा तो क्या होगा, उनके अणुओं की स्पीड इतनी तेज होती है और उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो इतना प्रबल नहीं होता है कि जो उनके बाहरी सतह के जो अणु होते हैं वो अंदर सतह वाले अणु उनको आकर्षित करके रोक के नहीं रख पाते। इसीलिए जो गैस होती है वो ऊपरी सतह होती है उसको छोड़ के भी वो बाहर निकलते रहते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक तीव्र वेग से अनियमित रूप से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं, इसीलिए इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। तीसरी है दाब। दाब की बात करें कि अगर मान लीजिए कि कोई डिब्बा है, उस डिब्बे में हमने गैस भरी और उसको बंद कर दिया, तो क्या होगा, जो गैस के अणु हैं हमें पता है कि स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गति करते रहते हैं, तो वो क्या होगा, ये अगर डिब्बा है और ये हमने बंद कर दिया तो ये क्या होंगे, इनके जो अणु हैं वो दीवार से टकराएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर दीवार से टकराएंगे, वो आपस में दीवार से टकराते रहेंगे और वो पूरे जार में जो उनके अणु हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहेंगे। तो ये जो वेग जो वो टकराएंगे, फिर उनको एक दिशा मिलेगी, फिर उनका दिशा परिवर्तन होगा, वेग परिवर्तन होगा और टकराने के दौरान क्या होगा, जो बर्तन की दीवारों को वो संवेग स्थानांतरित करते हैं। ये देखिए, टकराने के दौरान क्या होगा, बर्तन की दीवारों को संवेग स्थानांतरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप गैस दाब उत्पन्न होता है। ये क्या हुआ, यहाँ पे ये अणु है, ये अणु क्या हुआ, इससे टकराएगा तो इससे क्या होगा कि ये अणु जो है वो बर्तन की दीवार पे एक संवेग स्थानांतरित करेगा। वही संवेग क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा, जिसको कि हम कहेंगे गैस दाब। ठीक है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। तो गैसों की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिक होती है, क्योंकि हर एक जो पदार्थ होता है उसमें हर एक जो कण होता है उसकी एक स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। लेकिन जो गैसों में जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में। मतलब मान लीजिए हर एक जो कण है उनमें क्या है, एक ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, वो ऊर्जा क्या हो रही है, कन्वर्ट हो जा रही है स्थितिज ऊर्जा में। तो इससे क्या होगा, वो और स्पीड से इधर उधर गति करने लगते हैं। इसीलिए जो गैसों के जो अणु होते हैं वो ज़्यादा स्वतंत्रतापूर्वक गति करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा आकार, आयतन, दाब और गतिज ऊर्जा, ये जो चार हैं ये जो गैस पदार्थ के गुण।
तो आई थिंक आपको ओवरऑल पूरा समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे तीन पदार्थ की अवस्थाओं में पदार्थ की तीन अवस्थाओं को डिस्कशन किया, ठोस, द्रव और गैस, और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। तो एक बार देख लेते हैं समरी में। तो ठोस पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? जिनका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है और इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसको लाइन ड्रॉ करके देखा तो वो सेम वैसे ही बना रहेगा। उसको तोड़ने की कोशिश की तो उसका आयतन भी निश्चित रहता है, और उसको हमने एक में मिक्स करने की कोशिश की तो भी वो मिक्स नहीं हुआ, उनमें विशरण नहीं हो पाया, मतलब इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमने देखा द्रव को, तो द्रव का आकार जो है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि उसको हम जिस भी पात्र में डालेंगे वो उसी पात्र को स्पेस ले लेता है, वो चेंज नहीं होता है। और जो क्वांटिटी है, अगर 50 ml का मार्क बनाया है तो वो 50 ml के मार्क तक ही रहेगा। तो उसका आयतन जो है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस भी पात्र में रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। गैस पदार्थों का क्या होता है? वो आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है और इनको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैस पदार्थों को हमने देखा कि हमने जब उसको किसी बॉक्स में या पात्र में रखा तो वो क्या हुआ, उस पूरे के पूरे बॉक्स को ही उसने कवर कर लिया, पूरे के पूरे बॉक्स का ही स्पेस ले लिया। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें, जो हमारी CNG गैस है और जो LPG गैस है वो क्या होती है, गैसियस स्टेट में होती है, और उसको कैसे हम एक सिलेंडर में भर लेते हैं, वो पूरे सिलेंडर का शेप लेते हैं, उसको कंप्रेस करके। और हाँ, इसमें जो संपीड़ितता होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसीलिए जो गैस होती है, एक अधिक मात्रा की गैस को हम कंप्रेस करके गैस सिलेंडर में भर लेते हैं। वैसे ही CNG गैस भी है, उसको भी कंप्रेस करके वो एक जैसे सिलेंडर में भर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। और ये जो है, इसको मूवमेंट जो है इधर उधर, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को हम इधर उधर कर सकते हैं। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही देख लीजिए, जैसे ये ठोस है, द्रव है और गैस है। तो हमने ये भी बात किया था कि जो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके जो कण होते हैं वो एक निश्चित सीक्वेंस में बने होते हैं, एक निश्चित सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन द्रव पदार्थों के जो अणु होते हैं वो रैंडमली होते हैं। वैसे ही गैस पदार्थों के, और जो गैस पदार्थों के अणु होते हैं वो जो जिस भी बर्तन में रखे होते हैं उस पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं, चॉक, पानी और ये बलून का हमने एग्जाम्पल लिया है। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि पदार्थ की क्या अवस्थाएं हैं और क्या क्या उनके गुणधर्म हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगला टॉपिक होगा हमारा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।